अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टैक्स लॉज थर्ड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2021 जिसके तहत पाकिस्तान में कॉर्पोरेट सेक्टर यानी कंपनीज जो कि वेल टैक्स कंप्लाइंट होती हैं, उनके अंदर ट्रांसपेरेंसी जो है कदरे बेहतर होती है, उनकी रिपोर्टिंग कदरे बेहतर होती है, ऑडिट का निज़ाम उनके यहाँ बहुत बेहतर होता है और कोशिश ये होती है कि पाकिस्तान में जो अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर है वो पाकिस्तान में मेन स्ट्रीम में आए और कंपनीज फॉर्म हो ज्यादा से ज्यादा। लेकिन उन सेक्टर्स को, इन कंपनीज को पाबंद किया जा रहा है कि वो अपने एक्सपेंडिचर जो है किसी भी एक पद में 2.5 लाख से ऊपर के वो जो बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट है उनमें अदायगी के बजाय चेक में अदायगी के बजाय उसे डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट में करेंगे। इसके ऊपर पिछले 2-2.5 महीने से आज टीवी जो है इसी स्लॉट में डिस्कस करता है। मुख्तलिफ पाकिस्तान, अक्रॉस दी पाकिस्तान हम बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ हमारी फेडरेशन, चेंबर और जो टैक्स प्रैक्टिशनर प्रोफेशनल बॉडीज हैं उन लोगों से कि इसके रिपरकशंस क्या होंगे। आज हम रुख करेंगे हैदराबाद का। आदिल सिद्दीकी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप प्रेसिडेंट हैं हैदराबाद एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज हैटी के, और इसके अलावा आप आदिल सिद्दीकी साहब जो है फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स में सिंध रीजन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत शुक्रिया आदिल साहब आपके वक्त का। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा, ये जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं पिछले 2-2.5 महीने से टैक्स आपके डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट के हवाले से, तो किस हद तक आप लोग आगाह हैं? हैदराबाद की जो कंपनीज हैं, जो रजिस्टर्ड कंपनीज हैं, जो प्रोफेशनल बॉडीज हैं, किस हद तक पता है वहां पे लोगों को ये होने क्या जा रहा है 1 जनवरी 2022 से? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इमरान भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने एक इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक राइज किया, और आपके मैं प्रोग्राम्स भी देखता हूँ, आप बाकायदा तौर पे इस मसले के ऊपर हमारी बिजनेस कम्युनिटी की आवाज बने हुए हैं। आपका उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करता हूँ। देखिए, बात यह है कि ये जो मसला आया है डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट का, मैं समझता हूं कि इस टाइम पे पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि ये हम किसी भी सूरत में इम्प्लीमेंट कर सके। मैंने जब ये मसला आया, जब ये अपना थर्ड अमेंडमेंट आई 2021 के अंदर टैक्स लॉ के अंदर, तो मैंने अपने लॉयर्स को, क्योंकि हर फर्म को रिप्रेजेंट हमारी जो लॉयर कर रहा होता है, तो मैंने अपने लॉयर को फोन किया, मैंने पूछा भाई ये कौन सा कानून है। तो मुझे जो जवाब मिला उसके अंदर मुझे पता चल गया कि जब लॉयर ही रेडी नहीं है, जब वो ही तैयार नहीं है, तो मैं आगे क्या पोर्ट्रे करूं और क्या बिजनेस कम्युनिटी को आगे इसका मैसेज कन्वे कर सके। देखिए, ये जो इशू है डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट, ये एक ऐसा इशू है कि इसके अंदर हम किसी भी सूरत पे तैयार यूं नहीं है कि मार्केट आजकल, आपको पता है कि सिक्योरिटी चेक के ऊपर काम होता है। हम एक महीने आगे के चेक दे देते हैं, 15 दिन के चेक दे देते हैं, 20 दिन के चेक दे देते हैं, पोस्ट डेटेड चेक दे देते हैं, उसके ऊपर हमें इन्वेंट्री मिल जाती है, वेंडर्स के साथ वादा करते हैं और हमारा सर्किल इस तरह से चल रहा होता है। लेकिन आप ऑल ऑफ सडन एक ऐसा कानून पास कर दें, वो भी कंपनीज के लिए, कि जी 2.5 लाख रुपए से ऊपर का जो भी बिल होगा वो डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट से क्लियर होगा। तो ये तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। हमारी लिक्विडिटी बेतहाशा खराब हो जाएगी। और पहले ही ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नारे लग रहे, हुकूमत लगा रही है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये मसला कैसे, और जब कॉल और फेल में बहुत बड़ा तजाद नजर आ रहा है अभी इस टाइम पे हुकूमत का। अच्छा, तो ये पहले तो आदिल साहब, पहले जरा इसको देख लेते हैं कि अगर हुकूमत चाह रही है, अगर एफबीआर चाह रहा है कि आपकी इकोनॉमी जो है वो स्ट्रीमलाइन में आए, डॉक्यूमेंट हो इकोनॉमी, तो इसमें क्या कबाहत है? इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि मईशत की दस्तावेजी जो है उसके तरफ नहीं आना, उस पर तो बिल्कुल आना है। लेकिन बात यह कि क्या डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट के जरिए आप इसके ऊपर आएंगे? और दूसरा ये कि ये वो सेक्टर है जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कंपनीज फॉर्म करना तो बड़ी बात होती है। एफबीआर को हाथ डालना चाहिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री को, अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर के ऊपर, एओपीज के ऊपर, जो सोल प्रोप्राइटरशिप है वहां पर, पार्टनरशिप के बिजनेस के ऊपर, रादर देन कि वो आपके ऊपर, आपके कंधों के ऊपर चढ़ के और उनको तलाश करें। आदिल साहब। इमरान भाई, कमाल की बात तो यह है कि ये जो कानून आया है, जो थर्ड अमेंडमेंट आई है, वो कंपनीज के ऊपर आई है। कंपनीज तो ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड होती है, वहां पे तो कोई भी ग्रे एरिया नहीं है। तो ये क्यों, ये क्या चाहते हैं ये लोग? मुझे नहीं समझता। ये मैं तो समझता हूँ कि कोई ना कोई ऐसा अब एजेंडा है या जिसकी बिना के ऊपर हमारी तरक्की को रोका जा रहा है। मैं अगर आज से पिछले 7 महीने 8 महीने चले जाऊं तो पाकिस्तान की फ्लाइट बहुत ऊंची थी, लेकिन एकदम के अंदर ऐसे सर्कमस्टांसेस और ऐसे डिसीजन जिसमें स्टेक होल्डर्स को साथ नहीं लिया जा रहा पॉलिसी मेकिंग के अंदर, उसकी वजह से आज मुझे जहाज डूबता नजर आ रहा है। और मैं पाकिस्तान के लिए दुआ गो हूं, और बल्कि इनफैक्ट मैं तो चाहता हूं कि पाकिस्तान तरक्की करे।
اور آپٹیمسٹک رہتی ہے بزنس کمیونٹی، ہمیشہ آپٹیمسٹک رہتی ہے، لیکن ایسے فیصلوں سے فائدہ نہیں ہوگا، انفیکٹ نقصان ہوگا اور باقاعدہ نقصان ہوگا. ٹھیک، اب اسے 15 سپٹمبر کو یہ آیا تھا اور ویری نیکسٹ ڈے 16 سپٹمبر کو ایف بی آر نے یا ہماری جو منسٹری نے اس میں 40 ڈیز کی ایکسٹینشن کی فار کارپوریٹ سیکٹر، پھر اس کے بعد 30 ڈیز کی مزید، پھر 30 ڈیز کی مزید، تو یہ 3 مہینے 4 مہینے نکل گئے اس چکر میں. اب اس ایکسٹینشن کو کیا سمجھا جائے؟ کیا اس بیچ میں کمپنیز جو ہیں وہ اپنے آپ کو تیار کریں، یا ایف بی آر یا ہمارا پورے جو مالی نظام ہے جو اس سے انٹرفیس ہوگا، اے جی آفس اس سے انٹرفیس ہوگا اور ایف بی آر کا نظام ہوگا، پہلے وہ کس حد تک ڈیجیٹائز ہیں، خود جو پروونشل ہمارے ادارے ہیں، جو کارپوریشنز ہیں، گورنمنٹ کی کارپوریشنز ہیں، وہ کس حد تک ڈیجیٹائز ہیں؟ اٹس اے $1 million کویشچن. دیکھیں عمران صاحب، بات یہ ہے کہ ایف بی آر پہلے جو ہمارے ریفنڈ ہوتے تھے نا، سیلز ٹیکس ریفنڈ یا انکم ٹیکس ریفنڈ کے، وہ تھرو چیک ہمیں پیمنٹ ہوتی تھی، جو کہ ہمیں کمشنر صاحب دیا کرتے تھے یا چیف کمشنر صاحب دیا کرتے تھے، بیسکلی کمشنر صاحب دیا کرتے تھے. لیکن کیونکہ ایف بی آر ابھی پچھلے سال سے یا اس سے پچھلے سال سے وہ ڈیجیٹل موڈ آف پیمنٹ میں آئی ہے اور ہمارے اکاؤنٹوں کے اندر پیمنٹ آتی ہے، لیکن کوسچن از کہ وہ پیمنٹ ہمارے پاس کوئی فوراً نہیں آتی. ہماری بہت ساری فرمیں ایسی ہیں جس کے 2018 کے بھی ریفنڈ نہیں ہوئے، 2019 کے بھی ریفنڈ نہیں ہوئے. جب یہ میں نے پرسنلی طور پہ فائنانس منسٹر صاحب سے کوسچن کیا کہ سر ان ریفنڈز کا کیا ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ یار یہ ابھی پالیسی نہیں ہے ہم، لیکن اس کو کوشش پوری کر رہے ہیں کہ اس سال میں ہم آپ کو 2018 اور 2019 کے رہے ہوئے ریفنڈ دے دیں. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ جب وہ ریفنڈ نہیں رک رہے ہیں ہماری، جب ریفنڈ وہ روک کے بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم لیکوڈیٹی اپنی کہاں سے پوری کریں گے؟ آج ہم جو ڈیجیٹل موڈ آف پیمنٹ کی بات کرتے ہیں، آپ کو تو ہم کوئی نہیں کہہ سکتے، یو آر حکومت، یو آر گورنمنٹ، ایکچولی ہم کیا کہیں، لیکن جو آگے ہمارا وینڈر ہے ہماری سپلائی بند کر دے گا. اگر ہمارے پوسٹ ڈیٹڈ چیک اتنے وردی چیکس ہوتے ہیں تو اسی کے اوپر ہمیں مال ملتا تھا. آج اب اس سسٹم کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، اور یہ پوری پاکستان کی بزنس کمیونٹی اس کے اوپر جو نا بہت زیادہ ان کو. اچھا، ہوگا کیا اگر باہک اور بیکروک اس کو لے کر آ جاتے ہیں تو کیا ڈی کارپوریٹائزیشن ہوگی؟ کمپنیز جو بن چکی ہیں وہ اب اس سے نکلیں گی باہر؟ اور پھر دوسرا یہ کہ جو سیگمنٹ ابھی اس سسٹم کے اندر ہے ہی نہیں، جو انڈاکیومنٹڈ سیکٹر ہے، اور ان کے ساتھ اگر کام کریں تو پھر پرابلم، ان کو تو پھر کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. کمپنیز بھی اگر ڈی لسٹ ہو جائیں اور کمپنیز کی جگہ وہ دوبارہ ای او پیز بن جائیں یا پھر اپنے پارٹنرشپ میں آ جائیں تو پھر تو وہ رجحان زیادہ بڑھے گا، اینڈ وچ از ویری ہارمفل فار دی ہول اکانومی. ایک طرف ہمارے وزیر اعظم پاکستان کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ ایکسپورٹ بڑھائیں. ہم سے جتنے بھی ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں اس وقت ان کا ایک ون ٹائم ایجنڈا ہوتا ہے کہ جی ایکسپورٹر کے لیے ہمارے پاس ایک بہت بڑا دروازہ ہے جس کو ہم سہولت دینے کے لیے تیار ہیں. میں الٹا ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ سر جو کمپنیز بن چکی ہوئی ہیں، جو کمپنیز کے اندر آ گئے اور آپ نے ایسی سختی کر دینی ہے بائی ہک اور بائی کروک، آپ اگر اس کو امپلیمنٹ کرا دیں گے سر ان کی لیکوڈیٹی ختم ہو جائے گی. ہمیں خدا کے واسطے اسٹیک ہولڈرز، ہم وی آر دی اسٹیک ہولڈرز، وی بلانگ ٹو، مطلب آئی بلانگ ٹو ایپیکس باڈی آف پاکستان جس میں 56 چیمبرز ہیں سر، جس میں 120-25 کے قریب ٹریڈ ایسوسیشنز ہیں. ہمیں اسٹیک ہولڈر بنایا جائے، اس کے اوپر ہم سے پالیسی لی جائے. اور ابھی ریسنٹلی ہم نے عمران بھائی ایک ریسرچ بورڈ بنا دیا ہے، اپنا پالیسی بورڈ، جو کہ حکومت پاکستان کو پالیسیز دے گا ایسے بزنس ہرڈلز کو سالو کرنے کے لیے. تو دیکھیں پہلے جو اے او پیز سے پرائیویٹ لمیٹڈ ہوتے ہیں، پرائیویٹ لمیٹڈ سے وہ لمیٹڈ کمپنیز بن رہی ہیں، وہ اس اقدام کے بعد ہونا بند ہو جائے گی. ڈاکیومنٹڈ ہماری اکنامی، ہمارا ایک خواب رہ جائے گا. اور جو کمپنیز آلریڈی بن چکی بھی ہیں وہ بھی اب سوچیں گے کہ جی ہم اپنی سسٹر کنسرنز کو اے او پی پہ رکھیں اور نہ جائیں کمپنیز کے اوپر. تو یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے. یہ مراد دیں تاکہ کمپنیز بنے، ہم ڈاکیومنٹڈ اکنامی میں کنورٹ ہو جائیں، ورنہ ہمارا خواب رہ جائے گا اور ہم یہ 6000 ارب کا جو ٹیکس ٹارگیٹ ہے یہ ہم کسی صورت پورا نہیں کر سکتے. ظاہر ہے کہ دھندا ہوگا، بزنس ہوگا، کاروبار ہوگا تو ٹیکس کلیکشن بھی ہوگا، ادروائز تو وہی امپورٹ کے اوپر آپ جو ہے وہ ٹیکس جمع کریں اور اس کے بعد امپورٹ بل بھی جو ہے وہ بلون اپ کر دیں اور پھر بیٹھ جائیں اس کی کارکردگی کے اوپر، ایف بی آر کی کارکردگی کے اوپر، ٹیکس کلیکشن کے اوپر جو ہے وہ تالیاں بھی بجائیں. بہرحال
आगे बढ़ते हैं। अब ये बताइए कि आपके जहन में, क्योंकि ये पिछले 2.5-3 महीने से ये प्रॉब्लम चल रही है, कोई ऐसा सोल्यूशन है क्या? कोई मुतबादिल हो सकता है पोस्ट डेटेड चेक का? कोई एग्रीमेंट, अगर लेट से कहते हैं कि जनाब आप दोनों पार्टीज के दरमियान कोई एग्रीमेंट हो, कोई ऐसी कोई सर्टिफिकेट्स वगैरह की इशुएंस हो, बैंक तो नहीं है क्योंकि पोस्ट डेटेड चेक में आपके पीछे क्या पूरा का पूरा बैंक खड़ा हुआ है, एक गारंटी खड़ी हुई है, और अगर वो बाउंस हो जाता है तो एक क्रिमिनल ऑफेंस है। क्या इसका कोई मुतबादिल हो सकता है? सर कोई इसका मुतबादिल नहीं है, और मैं इसकी आपको एग्जांपल ऐसे दूंगा कि जो एफबीआर के रिफंड है, हम कमिश्नर साहब से एफबीआर रिफंड अप्रूव करवा लेते हैं। अप्रूव करवाने के बाद हमारे पास क्या ऐसा एश्योरेंस होती है कि ये रिफंड हमें मिल जाए? वो सिर्फ उनके सिग्नेचर कि जी हुकूमत के पास पैसे पड़े में, लेकिन उसको भी कोई बैंक रखने को तैयार नहीं एज अ सिक्योरिटी, उसको मेरा कोई वेंडर रखने को तैयार नहीं एज अ सिक्योरिटी। तो जब हुकूमत ही मुझे कोई ऐसी नहीं दे रहा आपका इंस्ट्रूमेंट जिसकी बिना के ऊपर मैं अपना बिजनेस कर सकूं, तो फिर आप मुझसे क्या उम्मीद करते हैं? आप एक आदमी से क्या वो करते हैं, कंपनी से क्या उम्मीद करते हैं कि आप उसका इंस्ट्रूमेंट किस इंस्ट्रूमेंट की बेस के ऊपर? बट प्राइमरी कंसर्न इसके मार्केट में जो है वो ओपन चेक्स चलते हैं, चेक किसी का होता है और जो है वो चल किसके पास रहा होता है, तो वो इनवाइस और चेक्स जो है वो पेमेंट आपस में मैच नहीं करते, उनका ये कंसर्न है। बट अगेन ये काउंटर आर्ग्यूमेंट ये इसके ऊपर, वो तो अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर का है ना, कौन सी ऐसी लिमिटेड कंपनी ये सारी चीजें करती है? कोई ऐसी लिमिटेड कंपनी कोई ऐसा नहीं करती। लिमिटेड कंपनी आपको पता है कि वो कितने कंप्लाइंट होते हैं, वो हर एक चीज का कंप्लाइंट कर रहे होते हैं। आप सप्लाई करने जाएं तो आपको सबसे पहले वो टैक्सेशन बताते हैं कि भाई आपकी सप्लाई के ऊपर इतना इतना % टैक्स कटेगा, और एक एक चीज को लिमिटेड कंपनी के ऊपर मैं समझते ही नहीं हूँ कि ये ग्रे इकोनॉमी यहाँ पे रहे। ग्रे इकोनॉमी तो है ही नहीं, ग्रे एरिया है ही नहीं यहाँ पर। मुझे मैं आपको बार बार एक बात कह रहा हूँ कि इनको रीथिंक करने की जरूरत है, और मैं उम्मीद करता हूं कि हुकूमत पाकिस्तान हमारी आवाज सुनेगी और इंशाल्लाह ताला अपना ये स्टेप इसको ड्रॉबैक करेगी, या फिर इसको कोई ना कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट हमें दे दे जिसकी बिहाफ के ऊपर हमारी ये जो अपना डेडलॉक आ जाएगा और जो लिक्विडिटी क्रंच आएगा उसको हम सॉर्ट आउट कर सकें, जो बिलीवेबल हो। मतलब जस्ट लाइक चेक सिस्टम ना, तो डिजिटल पेपर हमें दे दे, तो फिर क्या होगा? से कुछ बात तो वही है ना कि फिर अगर बैंक है तो चेक है ना, बात तो सारी वही है। अच्छा चले बिल्कुल वही टेक्निकल एस्पेक्ट के ऊपर आते हैं। मिसाल के तौर पे आपकी कंपनी, अभी तक जो पाकिस्तान में नॉर्म्स हैं, डायरेक्टर या एक असाइनी जो है वो चेक साइन करता है और फिर पूरा फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है। अब डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट के ऊपर तो आप सीएफओ को कह लें या एक कोई साइनिंग अथॉरिटी होगी। क्या हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो एग्जिस्टिंग नॉर्म्स हैं वो किसी एक बंदे के ऊपर पूरा फाइनेंशियल कीज उसके हाथ में देना और सारे कोड्स उसके हाथ में देना, ये अफोर्ड कर सकता है पाकिस्तान में या दुनिया में कहीं? इमरान भाई मैं आपको अभी थोड़ा रिसेंटली पीछे लेके जाता हूँ। 1-2 महीने पहले की बात है। आपके बहुत पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है एफबीआर की सिस्टम हैक हो गया, उसके बाद फिर एक बहुत बड़े बैंक का सॉफ्टवेयर हैक हो गया। तो कैसे रिलाई कर सकते हैं, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रही। और अभी देखें इस टाइम के ऊपर हमारे पास क्रॉस चेक सिस्टम्स होते हैं और चीजें बड़ी सिस्टम्स होते हैं जिसको हम अपनी चीजों को बड़ा सिस्टमाइज करके रखते हैं। लेकिन डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट हम अपने सीएफओ को दे देना, पासवर्ड उसको दे देना, हमारी सारी चीजें हम कैसे ट्रेस आउट करें? एक एज अ ओनर या एज अ एंटरप्रेन्योर मैं ये सोचूंगा कि यार मैं किस तरह से अपने आप को महफूज रख सकता हूँ। या तो मैं इसी इसमें लगा रहा हूँ कि जी सारी पेमेंट से मैं करूंगा डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट के थ्रू। मतलब ये बहुत बड़ा सवाल है और ये भी सॉल्व होना है। ये मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत सारा अलमियत तो यही है कि ना, ये इसमें जो इश्यूज आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसमें कोई डेलिब्रेशन, कोई सेमिनार में कोई कंसल्टेशन नहीं है, इस पे कोई बात नहीं की जा रही कहीं से। किसी और मैं रिकॉर्डेड ये बात कह रहा हूँ कि किसी पाकिस्तान के किसी भी सिस्टम को उन्होंने, किसी भी स्टेक होल्डर को उन्होंने इस मसले के ऊपर जो ना वो नहीं लिया, कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, क्योंकि पहले समझाया जाता, बताया जाता, कुछ सेमिनार्स करें, कोई कुछ करे, कोई एक पॉलिसी आती है। स्टेट बैंक पिछले 6 महीने साल तक उसको बताता है, लेकिन ये इस तरह से ऑल ऑफ सडन कंपनी एक्चुअली दे वांट कि आपकी कंपनी है, आप ज़ाहिर है कि डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट में ही करेंगे। अगर आप करते हैं, आपके उस वेंडर को वो पकड़ना चाह रहे हैं, जो वेंडर जो अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर से है या जिसने 8, 10, 15 उसके पास अकाउंट्स थे, बिजनेस अकाउंट्स थे, एफबीआर में उसने शो किए 4-5, और अदर देन उन अकाउंट से वो अगर किसी में पेमेंट ले रहा है तो वो उसको पकड़ना चाह रहे हैं। लेकिन अगेन ये इस तरीके से टैप करना, ये तो डायरेक्ट असेसमेंट के बरखिलाफ है, जो एफबीआर का अपना काम है। नहीं, असेसमेंट करें डायरेक्ट जाके। आप मुझे बताएं, अगर वो वेंडर को पकड़ना चाह रहे हैं, वेंडर कंपनी के थ्रू एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू काम कर रहा होगा,
तो वेंडर को कैसे पकड़ेंगे? वेंडर तो उसी सिस्टम के अंदर मौजूद है, डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट भी मौजूद होगा ना, अगर होगा भी तो अगर वेंडर को दूसरा काम कर रहा है तो वो तो पता नहीं XYZ फर्मों से काम कर रहा होगा, वो कैसे पकड़ेंगे? मुझे नहीं लाइन मिलती कि ये उसको पकड़ना। नहीं, कहने का मकसद ये है कि आपने अपने अकाउंट से पेमेंट की, आपके अकाउंट से डेबिट हुआ, दूसरे अकाउंट में क्रेडिट हुआ, जिसमें भी ये ट्रांजैक्शन हुई, तो वो अकाउंट है, वो अकाउंट को चेक करेंगे कि सर वो पेमेंट अगर 2.5 लाख से रुपए ऊपर होगी तो, और आपको पता है कि कंपनीज के अंदर तो विदहोल्डिंग टैक्स लगता है ना, इनकम टैक्स, तो वेंडर तो इनकम टैक्स कटवाएगा ना मुझसे। पहले पेमेंट बाद में जाती है, पहले उसका इनकम टैक्स कटता है सर। तो मैं तो मैं इमरान भाई वही बात कह रहा हूँ आपको कि वो तो ऑलरेडी जो पकड़ना चाह रहे हैं वो तो ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में शुमार है ना, वो तो जो ट्रांजैक्शन वो ले रहे हैं वो तो ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में होगी, क्योंकि कंपनी ऐसा थोड़ी करेगी कि उसका विदहोल्डिंग टैक्स कार्ड है बगैर ही उसको पेमेंट कर दे। लाजमी सी बात है, वी आर दी विदहोल्डिंग एजेंट्स, तो टर्नओवर वगैरह भी तो उसमें आता है ना, टर्नओवर की भी तो एक बेंचमार्क होती है ना, कुछ उसमें स्लैब्स होते हैं। बिल्कुल टर्नओवर बिल्कुल होती है, उसकी 50 लाख रुपए से ऊपर की सप्लाई है कंपनी को तो फिर विदहोल्डिंग टैक्स। हाँ, बट प्रॉब्लम इज दिस के आदिल साहब, ये जो पूरा मसला है इतना टेक्निकल मसला है और अभी तक इसमें किसी को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। जो सारा का सारा प्रॉब्लम ये है वो यही है कि जितनी भी एसोसिएशन, जितने भी टैक्स प्रोफेशनल्स हैं, और हमें समझ में नहीं आ रहा कि ये FBR तक बातें जा भी रही हैं या नहीं जा रही, यकीनन जा रही होंगी, और अगर जा रही हैं तो क्या फिर एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन, और फिर उसके बाद ये लैप्स हो जाएगा ऑर्डिनेंस, और अगर ऑर्डिनेंस लैप्स हो जाएगा तो हुकूमत की और खुद FBR की और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की और इसको ऑर्डिनेंस लाने वालों की अपनी सेंटिटी कहाँ है, अगर ये इसी तरीके से लैप्स होना है तो? हुकूमत को बने हुए मैं समझता हूँ कि 4 साल हो गए हैं, और बल्कि 3.5 साल हुए या 4 साल हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 4 फाइनेंस मिनिस्टर तब्दील हो चुके हैं। तो बात यह है कि पॉलिसी तो कंसिस्टेंट उस वक्त रहेगा जब आपका बंदा, आपका लीडर, आपका चेयरमैन, आप सब चीजें एक रहे। नए चेयरमैन साहब नई पॉलिसी देते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर नए होते हैं, वो पुराने वाले की पॉलिसीज को उठा के नए वाली पॉलिसीज को फॉलो करते हैं। तो ये एक बड़ा मुल्क के साथ एक बहुत बड़ी एक अलमिया है। चलिए, आप पॉलिसीज की बात कर रहे हैं, तो फिस्कल और मॉनेटरी साइड दोनों चीजों को अगर देखते हैं, फिस्कल पॉलिसी में और मॉनेटरी साइड पे मैं चाहूंगा कि जरा आप कमेंट कर दें। 178 का ओपन मार्केट में चल रहा है, 181 प्लस जो है आपके इंटरबैंक और ओपन मार्केट में 181 प्लस, कहीं से वारे में आता है इस वक्त बिजनेस को। दूसरा ये कि आपका पॉलिसी रेट अगेन डबल डिजिट के करीब, क्या करेंगे आप? देखें इमरान भाई, बात यह है कि डॉलर तो हमारे स्टेट बैंक के गवर्नर साहब ने ओपन रखा हुआ है, वो कहते हैं कि ये अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है। लेकिन मैं उनसे एक सवाल करता हूं कि सर इंपोर्टर भी परेशान है और एक्सपोर्टर भी परेशान है, आप इसको ओपन रखेंगे तो ना एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट कर सकेगा ना इंपोर्टर इंपोर्ट कर सकेगा। आप एक्टिविटी को रन करें और उसको ब्लॉक करें कहीं ना कहीं इस डॉलर रेट को, क्योंकि आपने ओपन किया हुआ है, डॉलर कम होते हैं हमारे पास, डॉलर वो हमारी इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, डॉलर ज्यादा आ जाते हैं, हम उसको इन्फ्लेशन हमारी कम हो जाती है। लेकिन ना एक्सपोर्टर खुश हो रहा है और ना इंपोर्टर खुश हो रहा है, क्योंकि एक्सपोर्टर जब वारा बना के बेचता है डॉलर नीचे आया खड़ा होता है, जब इंपोर्टर वारा बना के माल मंगवाता है डॉलर ऊपर चला जाता है। तो ये चीजें और जो बाहर बैठे हैं, जो आपके बाहर है, वो आपसे डिस्काउंट मांगते हैं भाई, आपसे डिस्काउंट मांगते हैं। लेकिन जो हालात हैं अभी मुल्क के इमरान भाई, मेरे ख्याल से डॉलर अभी इधर भी सस्टेन नहीं करेगा, मैं समझता हूं कि शायद बढ़ जाए डॉलर। ठीक है जी, ये तो बात सूरत-ए-हाल। अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, क्या होना चाहिए? आप मजीद आगे क्या कर रहे हैं? एक एसोसिएशन देखिए, मार्कअप रेट की आपने एक सवाल की तो मैं उस पर जवाब दूंगा। खित्ते के अंदर सबसे बड़ा मार्कअप रेट है हमारा, और मैंने जो आपसे जिक्र किया कि हमारी फेडरेशन ने एक पॉलिसी बोर्ड बनाई है, तो हमने उसमें एक पेपर रेडी किया है कि इस पॉलिसी रेट को बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि पाकिस्तान का सिर्फ 7% इंडस्ट्रियलिस्ट कितना 7% इंडस्ट्रियलिस्ट इस लोनिंग के अंदर आता है। ठीक है, बाकी सबके सब अपने पैसे से काम करते हैं, और रेस्ट ऑफ 83% लोन जो है वो खुद हुकूमत पाकिस्तान उठाती है। तो अगर आप शरह सूद बढ़ाते हैं तो वो सबसे बड़ा जो इफेक्ट पड़ता है खुद हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर पड़ता है, हुकूमत पाकिस्तान को। उसकी जो लोन रीपेमेंट है वो उसका हजम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आदिल सिद्दीकी साहब, सदर हैदराबाद एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री, और उनका भी यही कहना है कि इस वक्त किसी किस्म की कोई कंसल्टेशन नहीं है, किसी किस्म की कोई मुशावरत नहीं है। FBR या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या हमारे पॉलिसी मेकर्स इस डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट का झुंझुना जो है ये क्यों बजा रहे हैं, ये अब तक किसी सबकी समझ से बाहर है। उम्मीद है
کہ اس پروگرام کے توسط سے اور جتنے پارٹیسپینٹس ہیں، جتنی ایسوسیشن، فیڈریشن، چیمبرز بات کریں، کم از کم ایف بی آر کے کوئی لوگ آ کے ہمیں بتائیں تو وہ کرنے کیا جا رہے ہیں، ان کی اسٹریٹجی کیا ہے. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.